हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एना क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। दोस्तों जैसे मैं आपको पता है कि कल के हम वीडियो में आपको दोस्तों बताए थे कि इस बार हम सब यहाँ पे 2026 के बच्चों के लिए दोस्तों ठीक है ये मंजिल बैच आपके लिए हम लाए हैं। ठीक है, जिसमें आपको दोस्तों पूरे क्लास 10th का पूरा विषय आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज पूरे विषय और पूरे सब्जेक्ट की दोस्तों तैयारी यहाँ पे करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज हमसे इसका शुरू करते हैं। आज ये फर्स्ट वीडियो है मंजिल बैच का बायो का। ठीक है, हम सब यहाँ पर दोस्तों साइंस की आज बात करेंगे। साइंस में हम सब लेकर आए बायो। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइंस के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, साइंस के अंतर्गत हमें तीन विषय पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बायो की होगा बात दोस्तों, एक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और एक हमें फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों हम पढ़ेंगे तब जाकर के हमारा 10th का साइंस ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और जब हम तीनों पढ़ने वाले हैं तो इससे 80 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगा और 20 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से 80 नंबर का जो आपको जो पेपर दोस्तों जो साइंस का होगा, ठीक है, उसमें से 40 नंबर सब्जेक्टिव रहेंगे और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से साइंस की तैयारी करना है। ठीक है, तो साइंस में हमें क्या पढ़ना है? तो साइंस में 3 चीज पढ़ना पड़ेगा। क्या? बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। ठीक है, तो हम सब यहाँ पर आज साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हुए हैं बायो में, और हम सब दोस्तों यहाँ पर बायो में करने वाले हैं क्या? जैव पराक्रम, लाइफ प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो को दोस्तों पार्ट बाय पार्ट देखना है। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे मंजिल बैच लेकर आए हैं। ठीक है, ताकि आपको 2026 में आप एक अच्छे तरीके से दोस्तों बच्चे तैयार कर सके। ऑफलाइन बच्चे या दोस्तों ऑनलाइन बच्चे आप पढ़ाई करते होंगे तो एक और वीडियो को देखिए मेरे। ठीक है, और इसमें फर्क आपको यहाँ से साफ साफ पता दोस्तों लगने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो साइंस का एग्जाम जो होगा आप यहाँ पे समझ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये वीडियो आपको पर डे मिलेगा। ठीक है ना, अब सारा क्लास साइंस का दोस्तों पर डे मिलने वाला है। अब आपको तैयारी जमकर करना है। ठीक है, आप हमेशा अपने जब भी घर में बैठकर दोस्तों पढ़ेंगे तो हमेशा क्या पढ़ने वाले हैं? क्या दोस्तों लेकर पढ़ने वाला पता है? घर में जब भी पढ़ेंगे आप तो घर में वो कॉपी और किताब को दोस्तों लेकर पढ़ना है। यदि आपके पास कोई भी पैटर्न का किताब होगा, वो भारतीय भवन हो या एनसीईआरटी हो, तो आपको किताब को लेकर बैठना है और साथ में दोस्तों कॉपी लेकर बैठना है ताकि आप नोट्स बना पाएं अच्छे तरीका से और एग्जाम दोस्तों अच्छे से पास कर पाएं। तो आइए, तो सबसे पहले जैव पराक्रम में जो हमें पढ़ना है, जैव पराक्रम के अंतर्गत हमें 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, हमें बायोलॉजी में जो पहला पार्ट पढ़ना है जैव पराक्रम, जैव पराक्रम के अंतर्गत हमें 4 चैप्टर पढ़ना है, तब जाकर के हमारा जैव पराक्रम दोस्तों ये कंप्लीट हो पाएगा। यदि हम भारतीय भवन की बात करेंगे तो जैव पराक्रम के अंतर्गत 4 चैप्टर दोस्तों आपको पार्ट बाय पार्ट दिया गया है। यदि हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी बुक में क्या है दोस्तों, 4 जो चैप्टर है वहां पे 4 को वो दोस्तों टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो जैव पराक्रम के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होगा? तो सबसे पहले हम पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पोषण। पोषण के बाद दोस्तों हम सब पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन के बाद हम सब तीसरा पढ़ेंगे हम सब श्वसन। श्वसन के बाद दोस्तों सब पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन। ठीक है, यदि हम ये 4 चैप्टर दोस्तों पढ़ लेते हैं तो हमारा जैव पराक्रम क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जैव पराक्रम के अंतर्गत हमें कुल 4 पाठों को पढ़ना पड़ेगा: पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से दोस्तों हम तो यहाँ पर आज शुरू करने वाले सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का वो है हमारा पोषण, मतलब न्यूट्रिशन। हम सबसे पहले बात आज हम सब करेंगे। ठीक है, तो जब तक दोस्तों हम आपको साइंस में जब भी पढ़ाएंगे ना तो आपको पार्ट और दोस्तों पार्ट पढ़ाने वाले। ठीक है, एक पार्ट खत्म होगा तो हम दूसरे पार्ट को शुरू करेंगे या दूसरे साइंस के दूसरे किताबों को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सब टाइप पास नहीं करते हैं और हम सब आज सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं पोषण। पोषण पढ़ने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी बातों को समझना होगा जो नए बच्चे हैं दोस्तों। ठीक है, उनके लिए बहुत जरूरी है टॉपिक, क्योंकि हर हम एक बात करेंगे, क्योंकि हमें केवल सबको पढ़ाना नहीं है बल्कि हमें आपको सिखाने की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो ये जो दुनिया है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर 2 प्रकार की वस्तुएं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक वैसे वस्तु जो सजीव के रूप में होते हैं और एक वैसे वस्तु जो निर्जीव के रूप में होते हैं। तो बात समझ में आ रहा है?
आप पृथ्वी पे हम सब रह रहे हैं, ठीक है। इस दुनिया में हमें दो प्रकार के वस्तुओं को दोस्तों देखने के लिए मिलता है। कौन कौन जी? तो एक सजीव वस्तु देखने को मिलता है और एक निर्जीव वस्तु देखने को मिलता है। अब आपको पता है कि सजीव और निर्जीव जो वस्तु है, हम उसे जो डिफाइन करेंगे दोनों में, जो दोनों में अंतर करेंगे, तो सजीव और निर्जीव किसको कहते हैं आपको पता है दोस्तों। तो पृथ्वी पर कितना प्रकार का वस्तु है जी? आप हम मतलब नोट को दोस्तों लिखते चलेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो हमारा है, पृथ्वी पर दो प्रकार की वस्तुएं मौजूद है, ठीक। दो प्रकार की क्या है? वस्तु मौजूद है, ठीक। कौन कौन? तो पहला है सजीव, पहला क्या है? पहला है सजीव, दोस्तों दूसरा है निर्जीव, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है निर्जीव। सजीव को सब लिविंग कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, और हम सब निर्जीव को नॉन लिविंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें संसार में दो प्रकार की वस्तुओं को देखने की जरूरत होती है, और हम सब दो प्रकार के वस्तु को दोस्तों देखते हैं। तो यदि अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि पृथ्वी पर जो दो प्रकार की वस्तु मौजूद है, जिसमें एक सजीव है और एक दोस्तों निर्जीव है, तो हम सब यहाँ पे सजीव किसको कहते हैं, ठीक है। हम दोस्तों आपको बहुत विस्तार से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको समझ, अभी तक दोस्तों नहीं सीखे सब, ठीक है, टॉपिक आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के करके ये पोर्शन चैप्टर दोस्तों समझ में आएगा, ठीक है। तो हम बात यहाँ पे करेंगे सजीव के बारे में। तो सजीव वस्तु किसे कहते हैं? आप अक्सर देखे होंगे दोस्तों या फिर जानते होंगे, ठीक है, कि वैसा जीव जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है, ठीक है, वृद्धि करता है, जो क्रिया के प्रति अनुक्रिया करता है, हम सब उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्या सुनना, सुनकर वो लिखना है। वैसा जीव जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है, या जो क्रिया के प्रति दोस्तों क्या करता है? वो अनुक्रिया करता है, तो हम सब उसे एक सजीव कहते हैं, ठीक है। जैसे हम सब क्या है जी? हम सब एक सजीव प्राणी। क्यों? क्योंकि हम सब सांस भी लेते हैं, हम सब वृद्धि भी करते हैं, और हम सब क्रिया के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं। जैसे हमको कोई बोला यहाँ से हटिए, हम हट जाते हैं, यहाँ बैठिए, बैठ जाते हैं, तो उससे क्या है कि हम सब क्रिया के प्रति दोस्तों अनुक्रिया करने वाले जीव हैं, इसीलिए हम सब क्या हैं? सजीव प्राणी के अंतर्गत में गिने जाते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आया कि सजीव प्राणी किसे कहना है। अब ये नहीं केवल कहेंगे ना कि केवल जो सांस लेता है उसे सजीव कहेंगे, ठीक है, बल्कि आपको 10th दोस्तों तरीके से आपको क्या करना है कि जिस क्लास में है आप उस क्लास के अनुसार आपको प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, तब जाकर के करके आपका तैयार दोस्तों परफेक्ट हो पाएगा, ठीक है। ये तो सजीव हो गया। जब हम निर्जीव की बात करेंगे तो सजीव में क्या क्या दोस्तों आ जाएगा पता है? सजीव में मनुष्य आ जाएंगे, ठीक है। सजीव में क्या आ जाएगा जी? सजीव में मनुष्य आ जाएगा, पशु पक्षी आ जाएगा, ठीक है, पशु पक्षी दोस्तों आ जाएगा, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, ये सभी जो है ये लिविंग प्राणी में है। जब हम यहाँ पे अब निर्जीव की बात करेंगे दोस्तों, क्या होगा? निर्जीव की जब बात करेंगे बाबा जी हम सब यहाँ पे, तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा ना। वैसा जीव जो सांस नहीं लेता है, जो वृद्धि नहीं करता है, जो क्रिया के प्रति अनुक्रिया नहीं करता है, तो हम सब उसे क्या कहते हैं? उसे निर्जीव कहते हैं, उसे नॉन लिविंग कहते हैं बाबा जी, ठीक है। आपको हर बातों को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बेंच की बात करिए, तो क्या बेंच न तो सांस लेता है, ना ये वृद्धि करता है, ना ये गति करता है, ना यह क्रिया के प्रति अनुक्रिया करता है, तो हम सब ऐसे जीवों को क्या बोलेंगे? निर्जीव यानी नॉन लिविंग कहते हैं बाबा जी, ठीक है। तो आपको अब समझ में आया कि पृथ्वी पर जो दो प्रकार की वस्तु मौजूद है, सजीव और निर्जीव, वो क्या है? सजीव किसे कहेंगे और निर्जीव हम सब यहाँ पर किसी को कहने वाले हैं बाबा जी, ठीक है। तो अब है बात कि पहले सजीव और निर्जीव की जब बात हम सब करेंगे, तो हम सब यहाँ पर पोषण चैप्टर में केवल सजीव वस्तु के बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं, जो क्या है? जो लिविंग है, ठीक है। याद रखिएगा, पोषण चैप्टर में हम सब यहाँ पर केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? तो पोषण चैप्टर में हम सब यहाँ पर केवल सजीव के बारे में पढ़ेंगे, निर्जीव के बारे में नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बाबा जी यदि आपको सजीव के बारे में पढ़ना है और पोषण पढ़ना है, तो सजीव की छोटी छोटी बातों को और जानना पड़ेगा। तो सजीव और निर्जीव तो ये हो गया। अब हम छोटी छोटी टॉपिक को पहले बताएंगे, तब जाकर के कंप्लीट एक होता है बात, ठीक है। सजीव है तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि सजीव प्राणियों का जो शरीर है वो
कोशिका का बना हुआ है, मतलब सेल का बना हुआ है। तो अब एक सवाल ये उठता है बाबा जी कि हम सब सेल किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं। यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों आंसर देंगे, ठीक है, कि सेल किसे कहते हैं। आप परिभाषा भी लिख सकते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, ठीक है। आपको पता है, कोई भी बाबा जी को पता है, जो 9th में पढ़ चुके होंगे आप, ठीक है, तो ये 10th पे आए होंगे ना। तो जब आप 9th में बाबा जी पढ़े होंगे तो वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा 9th के बायो का फर्स्ट चैप्टर क्या, कोशिका आधारभूत संरचना, ठीक है, जीवों की इकाई। तो कोशिका किसे कहते हैं आपको पता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा परिभाषा हम सब बाबा जी यहाँ पर कोशिका दे सकते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है पता है आपको बाबा जी, कोशिका क्या है? तो कोशिका किसी भी शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है बाबा जी, ठीक है। बात समझ में आई बाबा जी कि सेल क्या है, कोशिका क्या है? तो कोशिका किसी भी शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो इसे बाबा जी उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पर दो बातें आया, ठीक, एक क्रियात्मक क्या है और संरचनात्मक क्या है। तो पहले हम सब जब बात करेंगे संरचना का, तो संरचना का मतलब क्या है कि कोई भी सजीव प्राणी जो यहाँ पर है उनका शरीर छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना हुआ है, मतलब उनका शरीरों का जो रचना हुआ है वो कोशिका से हुआ है। और कोशिका से बने रहने के कारण ही वो अपने सारे चीजों को, वो क्रिया को कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम सब ये कह सकते हैं बाबा जी यहाँ पे कि कोशिका क्या है। तो कोशिका किसी भी शरीर की, जीव के शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो आपको उम्मीद होगा बाबा जी कि इस कोशिका भी समझ में आपको आया होगा, ठीक है। अब जब इस पृथ्वी पर मौजूद दो वस्तु सजीव और निर्जीव क्या होता है, जब सजीव है तो उनका शरीर कहीं ना कहीं बाबा जी कोशिकाओं का बना होता है। तो हम सब कोशिका के बारे में भी समझे बाबा जी। अब जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है जैव पराक्रम। तो इसके आगे हम बात करेंगे बाबा जी कि यहाँ पे जैव पराक्रम किसे कहते हैं, जैव पराक्रम का मतलब क्या होता है, लाइफ प्रोसेस बाबा जी क्या है। तो आइए हम इसके आगे की बात करेंगे बाबा जी। आपको वीडियो को पूरे अंत तक देखना है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया बाबा जी सजीव और निर्जीव और कोशिका। अब हमें जो मेन चीज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बाबा जी, जैव पराक्रम। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जैव पराक्रम किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, जैव पराक्रम किसे कहते हैं। और ये सवाल बोर्ड में दोस्तों अक्सर बाबा जी बनता है कि जैव पराक्रम किसे कहते हैं, ठीक है। सवाल बाबा जी अक्सर बनता है बोर्ड एग्जाम में कि जैव पराक्रम किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैव पराक्रम का मतलब होता है, जैव का मतलब होता है जीव, और जीव के अंदर या जीव के शरीर में जितने भी प्रक्रियाएं होती है जिससे वो जीवित रहता है, वो अपने सारा क्रिया को कर पाता है, जिसके वजह से उनका शरीर सही सलामत से काम कर पाता है और वो अपना यहाँ इस संसार में अपना वो जीवन अच्छे से बिताते हैं। तो ये सब जब एक जगह को मिला देते हैं बाबा जी, तो हम सब इसी को क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि जैव पराक्रम का मतलब क्या है बाबा जी। तो ये तो हम आपको समझाए कि हम एक जीव हैं, तो हम जीवित रहने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन सब कर रहे हैं, ताकि जिससे हमारा जीवन ये अच्छे पूर्वक से चल सके, ठीक है। तो हम जितने भी अपने जीवन में क्रिया को अंजाम दे रहे हैं बाबा जी, वो सबको जब एक जगह मिलाकर हम एक शब्द में बोलेंगे तो हम सब इसी को बाबा जी जैव पराक्रम कहते हैं। यदि हम इसे एक अच्छे तरीके से परिभाषा के तौर पे बोलेंगे तो बोल सकते हैं बाबा जी क्या, कि जैव पराक्रम एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव पराक्रम कहते हैं बाबा जी, ठीक है। सुनना है और लिखना है, ठीक है, कि जैव पराक्रम किसे कहते हैं बाबा जी। तो जैव पराक्रम एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है,
तो इसे हम सब यहाँ पर बाबू जी क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं। बात समझ में आया। वैसी प्रक्रिया या वैसा पराक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, हम सब उसे क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं। बात समझ में आया बाबू जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा परिभाषा इसका भी है कि वैसा पराक्रम जिसके द्वारा किसी भी जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है बाबू जी। अब हम उसे क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं। जैसे बाबू जी, जैसे भी जैव पराक्रम के अंतर्गत में बाबू जी क्या क्या आएगा, तो आ सकता है पोषण, आ सकता है परिवहन, आ सकता है श्वसन, आ सकता है उत्सर्जन, जनन आदि। ठीक है बाबू जी। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का जैव पराक्रम है जो किसी भी जीवों को जीवित रहने के लिए ये सब चीज दोस्तों होना अति आवश्यक है। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, हम सब उसे क्या कहते हैं, तो हम सब उसे जैव पराक्रम कहते हैं बाबू जी। ठीक है। अब ऐसे एक सवाल बनता है क्या कि जैव पराक्रम जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। 2 नंबर में आप बहुत बड़ा सवाल को देखेंगे जब आप क्वेश्चन बैंक हम आपको कराएंगे बाबू जी, तो ये सब सवाल आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में जब आपको सेट बनवाएंगे तो ये सब सवाल आपको मिलेगा कि जैव पराक्रम जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, जैव पराक्रम जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। तो जैव पराक्रम किसी भी जीवों के लिए क्यों आवश्यक है जी, तो ताकि जैव पराक्रम किसी भी जीवों के लिए इसलिए आवश्यक है कि उनका जीवन एक सुचारू रूप से चल सके और वो अपने सारा क्रिया को अच्छे से कर पाए। तो ये सब चीजों जो होती है क्या है, वो जैव पराक्रम हर एक जीव को चाहिए। ठीक है। बिना जैव पराक्रम में यदि कोई भी एक चीज बाबा जी गड़बड़ा जाएगा, एक चीज होना बंद हो जाएगा उस जीव के अंदर, तो वो जीव की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, वो जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जीवों के लिए जैव पराक्रम बहुत ही जरूरी है। अब है कि जब हम आगे सवाल अभी पढ़ेंगे पोषण, ठीक है, तो ये हो गया जैव पराक्रम। तो जैव पराक्रम के अंतर्गत हम सब पहला जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम सब पोषण के बारे में। तो आइए आप समझते हैं कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है। तो हम आगे की जब बात करेंगे कि पोषण क्या है, तो ये सारी बातों को हम पर सीखेंगे। तो आइए आगे नोट करेंगे पोषण क्या है, पोषण क्या है या पोषण किसे कहते हैं बाबा जी। ठीक है। पोषण क्या है या पोषण किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वह विधि, जब पोषण की बात करेंगे बाबा जी, तो वह विधि जिसके द्वारा वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को प्राप्त करके उसका उपयोग करता है, तो हम सब इस विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। फिर से बस सुनिए कि पोषण क्या है, तो पोषण वह विधि, ठीक है, जिससे जीव पोषक तत्वों को प्राप्त करके उसका उपयोग करता है, तो हम सब इसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। वह विधि जिससे जीव है ना, जिसको जीव ग्रहण करके, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं, तो हम सब उसे क्या कहते हैं बाबा जी, पोषण कहते हैं। अब है कि जीव जो जो चीजों को पोषण के रूप में उपयोग करता है ना, हम सब उसे क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना बाबा जी। ठीक है। हमने बताया सबसे पहले पोषण के बारे में कि पोषण है क्या, तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे चलिए मान करके कि हम खाए, तो खाना जो भी खाए, तो हम खाना के सहारे क्या क्या लिए, तो हम खाना के सहारे विटामिन लिए, वसा लिए, प्रोटीन लिए, कार्बोहाइड्रेट लिए, ठीक है, ये सब लिए, और फिर हम इसका उपयोग कहाँ पर कर रहे हैं, तो अपने जीवन को चलाने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया बाबा जी पोषण कहलाता है। ठीक है। पोषण के बाद हम बताए आपको पोषक तत्व के बारे में। ठीक है। पोषण के बाद बाबा जी हम आपने बताए आपको पोषक तत्व के बारे में कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। ठीक है। पोषक तत्व किसे कहते हैं बाबा जी, तो वैसा तत्व जिसको जीव ग्रहण करके, ठीक है, वह जिंदा रहता है और सभी प्रकार की पोषक पदार्थों का पूर्ति करता है,
तो हम सब उसे क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। यदि हम बउआ जी पोषक तत्व की बात करेंगे तो वैसा तत्व जिसको जीव ग्रहण करके वह जिंदा रहता है ना, और सभी प्रकार के पोषक पदार्थों की पूर्ति करता है, ठीक है, उसे हम सब क्या बोलेंगे, पोषक तत्व बोलेंगे। बात समझ आए बुआ जी? एक बार समझिए पोषण और पोषक तत्व में क्या अंतर है। सबसे पहले हम यहाँ पर पोषण की बात करेंगे तो पोषण क्या बोला कि वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है तो उसे हम सब क्या बोलेंगे, पोषण। और जबकि पोषक तत्व क्या है सर, तो पोषक तत्व वैसा तत्व जिसको ग्रहण करके जीव जिंदा रहता है और जिस पदार्थ से वह सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है या पोषक पदार्थों की पूर्ति करता है, तो हम सब उसे क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं जी, ठीक है। जैसे हमने बात किया प्रोटीन, तो प्रोटीन है क्या सर, तो प्रोटीन हमारे लिए एक पोषक तत्व है, क्योंकि प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके हम इससे हम अपना सारा काम करेंगे, ठीक है, और इसको उपयोग करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या है, पोषक तत्व है। वैसे ही हम वसा की बात करेंगे, ठीक है, हम कोई पदार्थ खाए और उसे हमको क्या मिल गया, वसा मिल गया, तो वसा हमारे लिए क्या बन जाएगा, पोषक तत्व बन जाएगा। हम कोई ऐसा पदार्थ खाए जिसमें विटामिन था और विटामिन वो हमको प्राप्त हुआ और इस विटामिन के वजह से हम कुछ काम कर पाएंगे, हमारा जीवन चलता रहेगा, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी दोस्तों पोषक तत्व के अंतर्गत रखे गए हैं। तो बात समझ में आया बुआ जी कि पोषण क्या है और पोषक तत्व क्या है। याद रखिएगा 2 नंबर में सवाल पूछता है कि पोषण से आप क्या समझते हैं या पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं, आपको डिफाइन करना है, आपको दोस्तों आंसर देना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़िए। अब सवाल ये आता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है। हो सकता है जैसे अभी सवाल आपसे पूछा कि जीवों के लिए जैव प्रक्रम क्यों है ना, जीवों के लिए जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है, उसी प्रकार से सवाल बना सकता है बोर्ड एग्जाम में कि जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, ठीक है। सवाल बाबा जी आ सकता क्या है, सवाल आ सकता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है। तो आइए हम इसका आंसर जानते हैं और यहाँ पे नोट करने की बात करेंगे। तो सवाल बाबा जी यदि पूछा जाए आपसे कि जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है, तो आप इसका आंसर किस प्रकार से देंगे वो आपको देखना है। जीवों के लिए पोषण, सवाल बाबा जी पूछ सकता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे बाबा जी, तो लिखना है जीवों के लिए पोषण, है ना, ठीक है, जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर सीधा सा क्या होगा कि किसी भी जीव को जीवन, है ना, किसी भी जीव का जीवन सुचारू रूप से चलने के लिए, है ना, पोषण का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जीवन को पोषण 2 उद्देश्यों के लिए चाहिए। पहला, वह जीव के उपापचयी क्रिया के लिए ऊर्जा का आपूर्ति करता है और फिर शरीर के अंदर टूटे फूटे ऊतकों की क्या करता है, मरम्मत और वृद्धि करता है बाबा जी, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए कि जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है। तो किसी भी जीव का जीवन सुचारू रूप से चलने के लिए उन्हें पोषण का होना, है ना, चलने के लिए पोषण का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जीवों को पोषण 2 उद्देश्यों के लिए चाहिए। पहला क्या, वो जब जीव पोषण की प्राप्ति करेगा तो जीव के उपापचयी क्रिया के लिए ऊर्जा की आपूर्ति होना, और दूसरा जो उद्देश्य है वो शरीर के अंदर टूटी फूटी ऊतकों की मरम्मत और उसे, ठीक है, वृद्धि के लिए। तो ये 2 उद्देश्यों के लिए हमें पोषण अति आवश्यक है। जैसा आपको पता है ना कि प्रति वर्ष हमारे शरीर के अंदर लाखों कोष का बनता है, लाखों कोष का मरता है। तो जो भी हमारे शरीर के अंदर
जो कोशिका नष्ट हुआ, जो ऊतक नष्ट हुआ, उसको मरम्मत के लिए क्या चाहिए बाबू जी? तो उसके मरम्मत के लिए हमें पोषण चाहिए। और पोषण के रूप में हम जो जो पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और उनसे जो जो हमें चीजें मिल रही है, हमारे बॉडी के जो फायदा है, वो सभी पदार्थ पोषक तत्व कहलाते हैं। तो बात समझ में आया बाबू जी? यदि सवाल परीक्षा में आ जाएगा कि जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, तो आप अच्छे से आंसर दीजिएगा सुन करके। एक बार और लास्ट बाबू जी बोल देते हैं कि किसी भी जीव का जीवन सुचारू रूप से चलने के लिए पोषण का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जीवों को पोषण दो उद्देश्यों के लिए चाहिए। पहला क्या कि जीव के उपापचयी क्रिया के लिए ऊर्जा की आपूर्ति होना, और दूसरा शरीर के अंदर टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि के लिए पोषण का होना अति आवश्यक है। अब है बाबा जी, यदि हम यहाँ पर पोषण के प्रकार की बात करें कि पोषण कितना प्रकार का होता है, यदि हम यहाँ पर बाबा जी पोषण की बात करेंगे कि पोषण कितना प्रकार का होता है बाबा जी, तो आपको याद रखना है कि पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। बात में आए बाबा जी, पोषण दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला होता है स्वपोषण, और दूसरा होता है बाबा जी परपोषण। पहला स्वपोषण और दूसरा होता है बाबा जी क्या? परपोषण। तो अब सवाल ये है कि स्वपोषण और परपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण और परपोषण बाबा जी किसे कहते हैं? इतना नोट कीजिए, ठीक है। यदि बाबा जी यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप यस लिखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है बाबा जी तो आप कमेंट में नो लिखेंगे। दोस्तों बट जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक दोस्तों और एक कमेंट कहीं ना कहीं हमें अंदर से और मोटिवेटेड करता है, ठीक है। तो बात समझ आए बाबा जी यहाँ पे कि पोषण दो प्रकार का होता है। क्या क्या? पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है बाबा जी परपोषण, ठीक है। यदि हम स्वपोषण की सबसे पहली बात करेंगे बाबा जी, ठीक है, यदि सबसे पहले सेल्फ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो स्वपोषण क्या होता है, ठीक है, स्वपोषण क्या होता है। तो आप सब टॉपिक बनाइए स्वपोषण। आप सब सबसे पहले बाबा जी टॉपिक बनाइए स्वपोषण कि स्वपोषण है क्या आखिर, ठीक है। स्वपोषण है क्या, या स्वपोषण बाबा जी हम सब किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब यहाँ पर बाबा जी कि यदि स्वपोषण की परिभाषा की बात करें, ठीक है, यदि हम सबसे पहले स्वपोषण की परिभाषा की बात करेंगे तो स्वपोषण है वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है, हम सब उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। देखिए स्वपोषण बाबा जी, स्वपोषण दो शब्दों से बना है, ठीक है, स्व और एक पोषण। स्व का मतलब होता है बाबा जी खुद, क्या होता है? खुद, है ना। स्व का मतलब बाबा जी क्या होता है? तो स्व का मतलब खुद होता है और पोषण का मतलब पोषण, है ना। तो वैसा जीव जो खुद पोषण प्राप्त करे, खुद पोषण ग्रहण करे, खुद अपने अंदर पोषण बनाए, पोषक तत्वों को बनाए और उसका वो इस्तेमाल करे अपने पोषण के रूप में, तो वैसे जीवों को हम सब यहाँ पे क्या बोलते हैं बाबा जी? तो हम सब वैसे जीवों को यहाँ पे वैसे जीवों को क्या बोलते हैं? स्वपोषण बोलते हैं। यानी जो जीव खुद स्वपोषण की क्रिया करता है, वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है और उसे खुद ग्रहण करता है, तो हम सब उसे बाबा जी क्या कहते हैं? तो हम सब उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे में क्या होगा बाबा जी? जैसे में होगा हरे पेड़ पौधे, जैसे में क्या होगा? हरे पेड़ पौधे, ठीक है बाबा जी। जैसे में क्या होगा? हरे पेड़ पौधे, ये सब क्या है? स्वपोषण है, ठीक है। अब एक बात आप बाबा जी याद रखिएगा क्या, कि जिस जीव में स्वपोषण की क्रिया होती है ना, वैसे जीव को बाबा जी हम सब यहाँ पे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा जी? याद रखिएगा, जिस जीव में
स्वापोषण की क्रिया होता है वैसे जीव को हम सब यहाँ पे क्या कहते हैं, स्वापोषी कहते हैं। यदि कोई सवाल आएगा, स्वापोषण क्या है, देखिए दो चीज, स्वापोषण वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे स्वापोषण कहते हैं, और जिस जिस जीव में स्वापोषण की क्रिया होती है वैसे जीवों को हम सब क्या कहते हैं, स्वापोषी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है हम सब उसे स्वापोषण कहते हैं, और जिस जिस जीव में स्वापोषण की क्रिया होती है वैसे जीवों को हम सब पर यहाँ क्या कहते हैं, हम सब वैसे जीवों को स्वापोषी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह स्वापोषी कैसे हैं, यानी वह पेड़ पौधा जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह स्वपोषण की क्रिया खुद कैसे करता है, वह अपना भोजन खुद कैसे बनाता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा दोस्तों हम सब अगले पार्ट में करने वाले हैं कि हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, और वो किस प्रकार से अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो दोस्तों यदि इतना लेक्चर पोषण चैप्टर का अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। हम अगले पार्ट में ये जानेंगे कि हरे पेड़ पौधे स्वापोषी किस प्रकार से होते हैं और वह अपना भोजन खुद किस प्रकार से बनाता है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। और यही कारण है कि हरे पेड़ पौधे स्वापोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाने का काम करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और उन बच्चों को शेयर करेंगे जो बच्चे इस बार जो 26 के दोस्तों जो तैयारी कर पा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद होगा कि यदि आप ऐसे अपने कोचिंग क्लास में नहीं पढ़े होंगे दोस्तों तो आप यहाँ से साइंस और मैथ को अच्छे से कवर दोस्तों कर पाएंगे। आशा करते हैं आप दोस्तों अच्छे से होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।